हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एसएमसी क्लासेस। आज हम क्लास 11 का शुरू करने वाले हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम शुरू करेंगे और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से शुरू करेंगे और जिसमें हम बेसिक टर्म्स को आज हम बेसिक टर्म्स को सीख लेंगे कि बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग में क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सिंपल सा सेशन रहेगा, बेसिक से टर्म सीखेंगे और बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ने वाले हम पहले ही बोल देते हैं, बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे। हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सपोज मान लीजिए ये एक बिजनेस है। दिस इज एन बिजनेस ए बी सी एक बिजनेस है। ठीक है, दिस इज एन राम, ये एक राम है। राम को बिजनेस शुरू करना है। राम ने बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। और जो भी पैसा राम बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। तो हम सिंपल से यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन क्लियर हो गई है कैपिटल की। वो क्या है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक अमाउंट होता है दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में जो भी हम यूज़ करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या टर्म होता है जो हमें सीखने की जरूरत है? ड्राइंग्स क्या होते हैं? इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। राम को एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ेगी, पर्सनल यूज़ के लिए उसको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने बिजनेस से 20,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो जो भी पैसा राम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स की सिंपल सी डेफिनेशन ड्राइंग्स की भी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली कि इट इज़ एन अमाउंट दैट इज विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ए ड्राइंग्स। सिंपल सी चीज़ें हम सीखेंगे ना, बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ने वाले, ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में ही समझेंगे। और आगे भी हम जो कंसेप्ट समझेंगे वो भी बहुत सिंपल वे में ही समझेंगे। मेरा मानना ये है कि हमें चीज़ों को एक बार चीज़ें हमारी समझ में अगर आ जाती हैं तो वो ज़्यादा कठिन नहीं रहती हैं। हमें बस बेसिक बनाना है, तभी हमारा जो कोचिंग क्लास है उसका हमारा मोटो है कंसेप्चुअल कॉमर्स क्लासेस, क्योंकि हम कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज पे नहीं रहेंगे। हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है, उसी वे में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब एसेट्स क्या होती हैं? हमारी एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती है हमारी खुद की अपनी संपत्ति। तो ओनर ने जो भी चीज़ बिजनेस के लिए यूज़ की है, लैंड, बिल्डिंग, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो सब एसेट कहलाएंगे, क्योंकि वो ओनर की खुद की संपत्ति है। तो जो भी संपत्ति होती है, ओनर की अपनी संपत्ति होती है, वो क्या कहलाती हैं? एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है उधार। अब ओनर के पास पैसा नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए, और भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। 1 लाख रुपए ही था, उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसे और पैसे की ज़रूरत पड़ी, 50,000 की ज़रूरत पड़ी, और वो बैंक से उधार लेकर आया 50 रुपये। बैंक से उधार लेकर आया और उसने 50,000 रुपये बिजनेस में लगा दिया। तो ये क्या हुआ? ये लाइबिलिटी हुई। और लाइबिलिटी हुई, जो भी हम पैसा जो भी ओनर पैसा उधार लेकर आएगा और बिजनेस में लगाएगा, वो एक लाइबिलिटी कहलाएगी। ओनर को ये फ्यूचर में पे करना है, दैट्स वाई इट इज़ ए लाइबिलिटी। ठीक है, तो आओ चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझेंगे। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या है? एक अमाउंट। कैपिटल इज एन अमाउंट। मैंने कहा था ना, कैपिटल क्या है? एक अमाउंट है जो राम ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे। उसी को हम कैपिटल कहते हैं, और डेफिनेशन भी वही कह रही है, इट इज़ एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। कहाँ पे? बिजनेस में। ये एक अमाउंट है जो ओनर कहाँ इन्वेस्ट करता है? बिजनेस में, ताकि वो वहाँ से पैसा बना सके, पैसा कमा सके, पैसे से पैसा कमा सके। इसलिए कैपिटल हम बोलते हैं उस पैसे को जो हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। इट रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी
हम समझ चुके हैं वहाँ डायग्राम पे कि जब राम को पर्सनल यूज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी थी तो उसने बिज़नेस से कितने रुपए निकाले थे, 20,000 रुपये विड्रॉल ले लिए थे वापस। 20,000 रुपये अपने पास ले लिए थे। कहाँ से? बिज़नेस से, क्योंकि उसके पास खुद के पास पैसा नहीं था और बिज़नेस में पैसा था तो उसने बिज़नेस से निकाल लिया। और उसके पास खुद के पास पैसा होता तो उसे बिज़नेस से लेने की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ती। और जब खुद के पास पैसा नहीं है और बिज़नेस में है तो ओनर बिज़नेस से ही निकालेगा, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो सिंपल है डेफिनेशन की, इट इज़ एन मनी दैट इज़ withdrawal from a business by its owner for personal use। काहे के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। एसेट्स, हमने बोला था ना, एसेट्स क्या होती हैं? संपत्ति, हमारी संपत्ति होती है। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, जिसकी कोई ना कोई मेजरेबल वैल्यू होती है और एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे एसेट्स कहलाते हैं बिजनेस के अंदर। और इन सभी की कोई ना कोई एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जिसको हम फ्यूचर में सेल करके बेनिफिट उठा सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर में सेल करके बेनिफिट ले सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। लायबिलिटी, हमने क्या पढ़ा था? राम को 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी बिज़नेस को और एक्सपेंड करने के लिए, तो उसने बैंक से लोन लेके आया। वो कहाँ से लोन लेके आया? बैंक से। और बैंक से जब वो लोन लेके आया और बिज़नेस में उसने इन्वेस्ट किए तो उसको क्या कहेंगे हम? लायबिलिटी। ये जो लोन वो बैंक से लेके आया है ये क्या है? लायबिलिटी है। और हम इसको लायबिलिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये राम को बैंक को चुकाना है, फ्यूचर में ये पैसा बैंक को लौटाना है। तो जो भी पैसा हमारे ऊपर एक बर्डन है कि हमें फ्यूचर में वो लौटाना है, पे बैक करना है, वो लायबिलिटी के अंडर आता है। तो इट इज़ एन अमाउंट दैट इज़ ओड बाय बिजनेस टू अनदर पार्टी। और अनदर पार्टी क्या है यहाँ पे? बैंक। ये अमाउंट जो उसने ओड किया था, ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे। आगे जो कंसेप्ट होंगे ना उनको भी हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे घुसें। रटना नहीं है, बस ये कि हमें समझ आ जाए कि हाँ अच्छा लायबिलिटी इसको कहते हैं, ताकि जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे भी ना तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। आज खाली बेसिक सी क्लास है, बहुत नॉर्मल सी क्लास है, खाली इंट्रोडक्शन है, बस इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ एसेट्स पे आ जाते हैं। अब मैं देखो ऊपर नहीं जा रहा, मैं ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ समझाने पे फोकस कर रहा हूँ, उसी को समझने पे ध्यान देना। टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स की टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेशनल एसेट्स और नॉन ऑपरेशनल एसेट्स। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में 1 साल से कम पीरियड के लिए यूज़ होते हैं। 1 साल या 1 साल से कम पीरियड के लिए यूज़ होते हैं। 1 साल के लिए यूज़ होते हैं या तो लेस देन 1 ईयर के पीरियड के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कैश, ये भी ऑपरेशन में लगा रहता है, आता है जाता है, मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी जाता है कभी आता है। तो कैश लेस देन 1 ईयर के लिए यूज़ होता है, तो कैश भी करंट एसेट्स में आ गया। जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का, तो वो जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो पीरियड के बेसिस पे होगा। जो भी एसेट्स वो 1 साल से कम के लिए यूज़ होते हैं बिजनेस में, या 1 साल के अंदर हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है? कैश, बिल्स रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स क्या होता है? ये एक बिल होता है जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम किसी पार्टी के पास गए और किसी पार्टी को हमने उधारी में दिया, हमने उधारी में माल दे दिया, तो वो हमें BR दे देते हैं। और अब जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस BR के बेसिस से बैंक से उसे हम डिस्काउंट करवा सकते हैं और
हम पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो बिल रिसीवेबल्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल या 1 साल से कम के लिए बिजनेस में यूज़ होते हैं, कैश, बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स पे चलते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि फर्नीचर, मेरा बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस में मैंने फर्नीचर लगाया हुआ है, तो ये तो सालों साल यूज़ होगा। 1 साल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मैं इसे निकाल के फेंक दूँगा, कंटिन्यू यूज़ करूँगा जब तक ख़राब नहीं होएगा। मशीनरी भी मेरी बिज़नेस में यूज़ होती रहेगी जब तक ख़राब नहीं होगी, जब तक चलती रहेगी। लैंड भी परमानेंट यूज़ होगी। बिल्डिंग भी यूज़ होती रहेगी। जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम एसेट्स यूज़ करते हैं उन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स सिंपल, जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड और सीन। जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यही फर्नीचर, मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनटेंजिबल एसेट के लिए। ये इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, दैट कैन बी ओनली फील, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, बट हम इन्हें दैट कैन नॉट बी टच और सीन, हम इनको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर, हमारे कंप्यूटर, हमने सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ है बिल बनाने के लिए, तो सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, पर हम इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। गुडविल, हमने मार्केट में बहुत नाम बनाया, नाम शोहरत बनाई, हमारा नाम चलता है, तो ये गुडविल हम जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। ऑपरेशनल एसेट्स और नॉन ऑपरेशनल एसेट्स क्या होता है? सिंपल देखो, यहाँ ऊपर अगर हम देखेंगे तो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशंस भी दे रखी हैं, और मैं डेफिनेशंस पे गया ही नहीं हूँ, मैं सीधा अब कंसेप्चुअल स्टडी, मतलब मैं सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर भागा हूँ, मैं उसके ऊपर गया ही नहीं हूँ, ठीक है। अब ऑपरेशनल एसेट्स क्या होते हैं? ऑपरेशनल एसेट्स वो सारे एसेट्स जो बिजनेस के ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्री, बिजनेस के ऑपरेशन में यूज़ होने वाले एसेट्स हम ऑपरेशनल एसेट्स कहते हैं। जैसे हम बिजनेस में कैश यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री यूज़ होता है, मशीनरी यूज़ होता है, लैंड यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग यूज़ हो रही है, ये सब ऑपरेशनल एसेट्स हैं जो बिजनेस में डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट यूज़ है। पर दूसरी साइड नॉन ऑपरेशनल एसेट जिसका इनडायरेक्ट यूज़ है बिजनेस में, जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था और हमने उस एक्स्ट्रा कैश को उठा के इन्वेस्ट कर दिया कहीं बाहर, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टेड इन आउटसाइड द बिजनेस, जिसको हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया, नॉन ऑपरेशनल एसेट हो गए, ठीक है। बिजनेस का ही पैसा हमने कहीं और लगा दिया, शेयर्स में, क्योंकि फालतू का पैसा पड़ा होता तो हमने इन्वेस्ट कर दिया ताकि हम कुछ कमा लेंगे उसमें से, तो बिजनेस का ही पैसा है, तो हम उसे नॉन ऑपरेशनल एसेट्स कहते हैं। अब चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी 3 प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी लायबिलिटी है हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले ना मैं कंटीजेंट लायबिलिटी को ही क्लियर कर देता हूँ। तो कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर के किसी एक इवेंट पे डिपेंड करती है, फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करती है, जैसे कि फ्यूचर के इवेंट क्या फ्यूचर के इवेंट्स पे, मतलब क्या, समझ नहीं आया सर हमें। तो क्या, जैसे कंपनी किसी केस में फंसी है तो वो लायबिलिटी है, जब केस रिजॉल्व हो जाएगा, जब तक केस रिजॉल्व नहीं हो जाता तो कंपनी का बिजनेस का खर्चा होना ही होना है। तो ये एक लॉ सूट एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ये तब तक होता रहेगा जब तक केस सॉल्व नहीं होने का।
गारंटीज, अब कंपनी ने किसी को गारंटी किया है प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई गारंटी की है, तो जब तक कंपनी अपनी वो सर्विसेज प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर देती तब तक वो एक कंटीजेंट लाइबिलिटी रहेगी कंपनी के ऊपर, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लीन अप कॉस्ट, तो अगर कंपनी किसी भी तरह के क्लीन अप कॉस्ट पे, इन्वायरमेंटल क्लीन अप कॉस्ट के लिए लाइबल है, तो वो लाइबिलिटी तब तक कंपनी के ऊपर रहेगी जब तक वो उस कॉस्ट को क्लियर नहीं कर लेती, अनटिल द क्लीन अप इज़ रिक्वायर्ड। जब तक क्लीन अप रिक्वायर्ड नहीं होगा या उसको पूरा नहीं कर देगी तब तक वो एक लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर बनी रहेगी। अब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को। तो करंट लाइबिलिटी वही सिंपल उसी तरह से लेते हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को भी। तो जो भी लोन लेस देन 1 ईयर के लिए, लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम के लिए, 1 साल से कम के लिए, जो भी ऐसा कोई भी ऐसा लोन जो 1 साल से कम के लिए है या 1 साल के लिए है, वो करंट लाइबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। ऐसा उधार जो भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जो कंपनी को मोर देन 1 ईयर के पीरियड में चुकाना होता है, उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। और हम एग्जांपल समझ लेते हैं करंट लाइबिलिटी और उसके बीच के। देखो करंट लाइबिलिटी के जैसे टैक्स पेबल है, हम साल के अंदर टैक्स पे करना पड़ता है हमें, है ना। अगर हमें 2011-12 का हमने टैक्स पे करना है तो 2012 के एंड के पीरियड में हमें टैक्स पे करना है, तो 1 साल के लिए हो गया। तो टैक्स पेबल क्यों है? क्योंकि अभी पे नहीं हुआ है। पेबल का मतलब होता है पे करना बाकी है, तो टैक्स पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी आ गया। अकाउंट्स पेबल, कोई भी ऐसा पैसा है जो हमने उधार लिया था, अभी सेटल करना बाकी है, पर वो 1 साल के अंदर सेटल करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स, कोई भी हम बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं 1 साल से कम के पीरियड के वाले। वेजेस पेएबल, हमें वेजेस देने थे वर्कर्स के। वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंट है? सैलरीज हम एम्प्लॉय को देते हैं और वेजेस हम अपने वर्कर्स को देते हैं। तो हमें वर्कर्स को वेजेस देने थे, जो हमने पे नहीं करे तो वो भी हमें पे करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल के वेजेस मैं 4-5 साल बाद पे करूँगा, इसी साल पे करूँगा। तो वेजेस पेएबल भी हमारा करंट लायबिलिटी है। डेफर्ड रेवेन्यू, जो भी मनी हम रिसीव करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बट वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हमने वो पैसे दिए ही नहीं है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू, मनी रिसीव फॉर गुड्स नॉट येट प्रोवाइडेड, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस, जो भी ऐसे एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब जो है अनपेड एक्सपेंसेस है जो हो चुके हैं बट अभी हमने पे नहीं किए हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर तो हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किए हैं, तो उसे हम एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू हम समझते हैं, हमें कहीं से ऑर्डर मिला था, तो हम कहीं पे अगर एडवांस हमारे पास पैसे आ जाते हैं, अगर हमारे पास किसी भी गुड्स को हमें गुड्स सप्लाई करते हैं और हमारे पास उसके अगर एडवांस में पैसे आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है कि भाई अभी हमारे यहाँ से ये गुड्स नहीं गए, ये गुड्स जाना बाकी है। जब तक ये गुड्स नहीं चले जाएंगे हमारे एंड से, तब तक वो हमारे ऊपर लायबिलिटी बनी रहेगी। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू। तो डेफर्ड रेवेन्यू क्यों करंट लायबिलिटी होती है, समझ आया? हम किसी को गुड्स सप्लाई करते हैं और हमारे पास किसी पार्टी ने एडवांस में पैसे दे दिए, पहले ही हमको पैसे दे दिए, गुड्स जाने से पहले पैसे दे दिए कि आप एडवांस पेमेंट रखिए, तो वो हमारे ऊपर लायबिलिटी बनती है। वो जो गुड्स हैं हमें अभी तक जो सप्लाई नहीं किए हैं वो हमारी लायबिलिटी बनती है। तो ऐसी लायबिलिटीज़ को हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू लायबिलिटीज़। इसलिए हम करंट लायबिलिटीज़ में लेते हैं। ऐसा तो नहीं है आज मेरे पे एडवांस पैसा आ गया 4-5 साल बाद दे दूँगा, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स में बॉन्ड्स पेबल, मॉर्टगेज पेबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कैपिटल लीज, नोट्स पेबल, ये सारे मतलब वो लोन्स जो हम 1 साल से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड्स में चुकाते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो इनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, बिजनेस का खर्चा। अब बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी खर्चा बिजनेस ऑपरेशंस में होता है डे टू डे लाइफ में, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर नॉर्मल भाषा में खर्चा, जो भी बिजनेस का खर्चा है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर रेफर्स टू डिसबर्समेंट, मतलब पैसा चला गया। पेमेंट ऑफ मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इट रिप्रेजेंट आउटफ्लो ऑफ फंड्स व्हेन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रिक्वायर्ड एक्वायरिंग समथिंग फॉर बिजनेस पर्पसेज। तो इसमें सैलरीज, रेंट, यूटिलिटी, सप्लाई इक्विपमेंट, ऐसे खर्चे आ जाते हैं, उन्हें हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स को मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ और क्लियर कर लेते हैं, दोनों ही डेफिनेशन को एक साथ ही बाइंड कर देते हैं, ठीक है।
ये बिजनेस है, ये ए है और ये बी है, ये शॉप है हमारी है, ये हमारी शॉप है, कपड़ों की दुकान है, क्लोथ्स की दुकान है ये, ठीक है, क्लोथ्स की दुकान है। ठीक है, तो ए बिजनेस से क्या, ए ने यहाँ से कुछ क्लोथ्स खरीदे, लेकिन इसके पास 1000 रुपये कम पड़ गए। तो होता है ना कि जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे कस्टमर रिलेशंस होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है बिजनेसमैन उन्हें उधार में दे देते हैं कि ठीक है भाई साहब जी बाद में दे देना पैसे। तो ऐसे 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 लोग जिनसे बिजनेस को पैसा लेना बाकी है, जिनसे पैसा लेना बाकी है, जिनका उधार उनसे लेना बाकी है, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर्स। ऐसे लोग जिनसे बिजनेस को पैसा लेना बाकी है, ठीक है। क्रेडिटर्स, मान लो ये मेरी क्लोथ्स की दुकान है, ऊपर ही डायग्राम में समझते हैं, ये ए है, ये मिस्टर बी है, ये दुकान को होलसेल में क्लोथ सप्लाई करता है, होलसेल में क्लोथ सप्लाई करता है, ठीक है। 1 लाख का माल उठाया इस दुकानदार ने, इसने 80,000 रुपये थे इसके पास, इसने कहा 80,000 रुपये ले लो भाई साहब जी, 20,000 रुपये मैं आपको अगली बार दे दूंगा। तो ये जो 20,000 है ना, ये क्रेडिटर्स, तो 20 का क्रेडिटर बन जाएगा। कितने अमाउंट के लिए? 20,000 के लिए। क्यों? क्योंकि ये 20,000 रुपये देना बाकी है। तो जब भी कोई ऐसा अमाउंट जो हमें देना बाकी है, सामने वाले को देना बाकी है, वो क्रेडिटर्स के कहलाते हैं हमारे लिए। और ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है उनको हम डेटर्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डेटर्स क्रेडिटर्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो यही है, जिन लोगों से हमें पैसा लेना बाकी है वो डेटर्स, और जिन लोगों को पैसा देना बाकी है वो क्रेडिटर्स। तो ये डेटर और क्रेडिटर क्लियर हो गया मेरा। रेवेन्यू, लास्ट हमारा टर्म बचा है जो हमारा रेवेन्यू है, और बहुत इजी है। तो रेवेन्यू क्या होता है, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो रेवेन्यू होती है टोटल सेल्स या टोटल इनकम जनरेटेड बाय बिजनेस, टोटल इनकम जनरेटेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग अ होल पीरियड। तो पूरे पीरियड में बिजनेस ने जितनी भी सेल्स की है या टोटल जितनी भी इनकम जनरेट की है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू क्या होती है? बिजनेस की इनकम होती है, इट इज एन इनकम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेस दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द कोर और ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस सच एज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो ये होती है ग्रॉस इनकम बिफोर एनी एक्सपेंसेस और टैक्सेस, ये ग्रॉस इनकम होती है। ग्रॉस इनकम या नेट इनकम में क्या डिफरेंशिएशन होता है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रॉस इनकम होती है टोटल सेल्स, फॉर एग्जांपल हमने ग्रॉस इनकम, हमारी ग्रॉस इनकम हुई 1 लाख की, हमारे एक्सपेंसेस टोटल हुए 35,000 के, और टैक्स हमने दिए 15,000 का, तो हमारी जो नेट इनकम होगी ना वो होगी 50,000। तो ग्रॉस इनकम होती है टोटल इनकम, और नेट इनकम सारे खर्चे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारी इनकम बचती है उसे हम नेट इनकम कहते हैं। तो ये ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का डिफरेंशिएशन भी हमने यहाँ से समझ लिया, ठीक है। तो आई होप अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को लिख देना या बता देना। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारे डाउट्स शेयर करते हैं और आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।